हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिमिलर लुकिंग रिएक्शन वाला सीरीज चल रहा था उसका ये लास्ट वीडियो होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो अब इसके बाद आप सारे वीडियोस को एक बार देख लो, ठीक है, या फिर सारे के पीडीएफ आप यदि देख चुके हो तो सारे वीडियोस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। हो सकेगा तो मैं एक ही पीडीएफ में सारे रिएक्शंस को मतलब सारे पीडीएफ को मर्ज कर दूंगा, तो उसको भी मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप सबको एक साथ में देख लेना। ठीक है, तो जो एक जैसे रिएक्शन दिखते हैं, ठीक है, जिनको कंसाइज करने की जरूरत होती है, जिनके रिएजेंट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, या फिर जो अलग अलग चैप्टर में है जिनको एक जगह समराइज करने की जरूरत होती है, जिससे कि वो आसान हो जाता है और आपके नोटिस में हो जाता है कि हाँ यहाँ पे मुझे मिस्टेक नहीं करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वाली भी आप प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे भी इनऑर्गेनिक में भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो मतलब कि एक जगह कंसाइज एक जगह कंडेंस करने की जरूरत थी वो मैंने वहाँ पे कराई है। फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने थ्योरी कराई है, तो वो भी देख लो। ठीक है, तो इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि लास्ट का समय है, तो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों पे फोकस करो। ठीक है, कैलकुलेटिव चीज़ों से इस समय दूर रहो। लास्ट के हफ्ते में, लास्ट वीक में, आखिरी 7 दिन में आपको क्या करना है, ठीक है, इस समय क्या आपका अप्रोच होना चाहिए जिससे आप बेहतर स्कोर कर सको, वो वाली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, वो वीडियो गलती से यार दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा था पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी वाला, और उसमें वो वीडियो डिलीट हो गई थी, तो उसको मैं दोबारा से अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसको एक बार जाके देख लो। और आज का रिएक्शन मतलब आज का लेक्चर हम यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने देखो क्या लिया है, सोडियम के साथ अल्कोहल, फेनॉल और एसिड का रिएक्शन, NaOH के साथ और NaHCO3 के साथ। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ये आपको कई जगह दिखा होगा मतलब टेस्ट वगैरह में। ठीक है, लेकिन आपसे यदि ये नोटिस में नहीं होगा तो ये दिक्कत कर देता है, क्योंकि यदि ये अल्कोहल, फेनॉल और एसिड के साथ इसका यदि स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दे तो फिर ये कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि देखो, सबसे पहले तो अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करेगा, मेटल से रिएक्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने मेटल लिया है। अल्कोहल क्या है? एसिड। अब आप 10th में ये रिएक्शन पढ़ते हो कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, रिएक्शन के फॉर्म में लिखी हुई है। पहले भी डिस्कस किया हूँ, लेकिन यहाँ पे इसको कंडेंस इसलिए किया हूँ क्योंकि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट भी मैंने लिया है। तो अल्कोहल को यदि आप मेटल से रिएक्ट कराओगे या फेनॉल को आप मेटल से रिएक्ट कराओगे तो ये दोनों क्या है? एसिड है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड है। ठीक है, तो ये लोग मेटल से रिएक्ट करके आपका क्या दे देंगे? साल्ट प्लस हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं देखूं तो अल्कोहल आपका सोडियम से रिएक्ट करके वही RONA, ठीक है, मतलब साल्ट दे देगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। फेनॉल के साथ भी क्या होगा? यही मेटल के साथ फेनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर वो मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा तो सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और एक सेकेंड, RCOO -Na+। ठीक है, ये भी साल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा। तो यहाँ पे आपको ये जानना है कि तीनों एसिड हैं, तो एसिड हमेशा, सारे के सारे एसिड हमेशा हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, साल्ट बनाएंगे, हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। उसके बाद मैंने बेस लिया है, तो अब देखो, अब यहां से कहानी शुरू होती है। ये देखो पेज, हाँ देखो, बात यह है कि अल्कोहल, फेनॉल, एसिड, ठीक है, ये तीनों मेटल के साथ रिएक्ट तो करेंगे, ये तीनों मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और साल्ट और हाइड्रोजन देंगे। ठीक, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये तीनों अब एसिड हैं, तीनों एसिड हैं, तो ये क्या है? ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तीनों एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। अब इसमें आपको ये भी पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी ये दोनों वीक एसिड है, लेकिन तीनों एसिड है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे और आपका बेस के साथ वही साल्ट देंगे। ठीक है, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट के साथ यहाँ पे वाटर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे गेम ये है कि जब इसको आप NaHCO3 से रिएक्ट कराते हो तो ये दोनों देखो वीक एसिड हैं, ये दोनों क्या हैं? वीक एसिड हैं, तो ये वीक एसिड है तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे NaHCO3 से, जबकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये NaHCO3 से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा? साल्ट। अब एसिड है और ये वीक बेस है, ये क्या है आपका? एक तरीके से वीक बेस है, तो ये
जबकि देखो ये वीक एसिड्स थे, मतलब अल्कोहल फिनॉल वीक एसिड थे तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर गए, ठीक है, लेकिन अल्कोहल फिनॉल वीक एसिड है और ये वीक बेस के साथ तब रिएक्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पे साल्ट प्लस आपका एसिड के साथ साल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, साल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा, इसके साथ अब NaHCO3 है तो कार्बोनेट है तो वो CO2 के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, ठीक। तो यही कहानी है। अब देखो यहाँ पे बेस है तो तीनों के तीनों आपके रिएक्ट कर जाएंगे, तीनों के तीनों, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो तीनों के तीनों रिएक्ट कर जाएंगे, वीक एसिड अल्कोहल भी रिएक्ट कर जाएगा और RO यही आपका यही प्रोडक्ट मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा, ठीक। फेनॉल भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और सोडियम फेनॉक्साइड मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा, यहाँ पे वाटर मिलेगा, ऊपर हाइड्रोजन था मेटल के साथ, ये क्या हो जाएगा RCOO Na प्लस आपका वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब ये NaHCO3 वाला जो है इसमें क्या है कि ये दोनों वीक हैं, ठीक है, ये दोनों वीक एसिड हैं और ये NaHCO3 क्या है, वीक बेस है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, जबकि एसिड सिर्फ एसिड NaHCO3 से रिएक्ट करेगा और ये RCOO Na इसके साथ वाटर प्लस कार्बोनेट है तो वहाँ पे आपको CO2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को यही NaHCO3 वाली रिएक्शन जो कंफ्यूज करती है कि वो किसके किसके साथ रिएक्ट करेगी, किसके किसके साथ नहीं करेगी, तो वो अल्कोहल्स के साथ नहीं करेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। इसके बाद मैंने एक रिएक्शन लिया है जहाँ पे आपको बाई प्रोडक्ट याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एसिड है, एसिड का मैंने PCl5 और PCl3 से रिएक्शन कराया तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ चुके हो, हेलो एल्केन हेलो एरेन वाला जो चैप्टर है उसमें भी आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हो कि PCl5 और PCl3 क्या है कि वहाँ पे अल्कोहल में जब आप PCl5 ऐड करते थे तो वो ROH अल्कोहल में से, जब आप अल्कोहल में PCl5 या PCl3 ऐड करते थे तो ये OH को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ पे RCl लग जाता था, ठीक। तो वहाँ भी और यहाँ भी दोनों केस में, अब मैं यहाँ पे बताऊँ तो दोनों केस में जैसे कि अब यहाँ पे एसिड है तो यहाँ पे भी ये RCOCl लगा देगा और इस केस में भी RCOCl लगा देगा, दोनों केस में क्या ये एसाइल क्लोराइड बन गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें दिक्कत क्या है, मतलब जो चीज़ आप छोड़ देते हो, आप ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तो याद रखते हो लेकिन इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपसे इसमें पूछ लेता है कि PCl5 है तो उसके साथ आपको POCl3 मिलता है और PCl3 है तो आपको यहाँ पे H3PO3 मिलता है, ठीक है। ये दोनों आपको बाई प्रोडक्ट याद रखने हैं। ऐसे ही एक बाई प्रोडक्ट आपको वहाँ पे याद रखना होता है, एक बाई प्रोडक्ट आपको वहाँ पे याद रखना होता है जब आप फेनॉल का प्रिपरेशन करते हो क्यूमीन से, ठीक है। जैसे कि आपका ये हो गया क्यूमीन, क्यूमीन का ही स्ट्रक्चर होता है ना। अब मैंने क्या याद किया था कि क्यूमीन में हवा पानी मिलाओ, क्यूमीन में हवा पानी मिलाओ O2H2O, ठीक है। तो बीच में एक एडक्ट बनता है, उसके बाद ये मतलब ऑक्सीजन मिलाने से ये क्यूमीन पेरोक्साइड बनता है, शायद एक बार देख लेना वो रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एडक्ट बनता है पेरोक्साइड टाइप का, फिर उसमें जब आप वाटर यही ऐड करते हो तो मैंने डायरेक्ट याद किया था क्यूमीन में हवा पानी मिलाओ तो ये आपका क्या दे देता है, फेनॉल, ये आपका फेनॉल दे देता है, प्लस इसके साथ आपको क्या मिलता था, एसीटोन, ठीक है। तो ये बाई प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछ लेता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको बाई प्रोडक्ट याद करने होते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अच्छा, यही रिएक्शन आप जब वहाँ एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में देखोगे तो यही ROH में यदि आप PCl5 यूज किए होगे तो ये RCl के साथ आपको POCl3 मिला होगा, ठीक है। और यदि आप PCl3 यूज किए होगे तो आपको इसके साथ H3PO3 मिला होगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 6-3 यानी +3, यानी देखो PCl3 में फास्फोरस +3 से +3 में ही रहेगा और PCl5 में यहाँ +5 है तो यहाँ पे फास्फोरस का कितना हो गया, +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके बाद एक रिएक्शन मैंने यहाँ पे ये ली है, ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन आप पहले भी देख चुके हो, ठीक है। मेरे को ये वाली रिएक्शन बतानी थी इसलिए ये वाली रिएक्शन मैंने ली है कि एसिड में यदि आप अमोनिया मिलाते हो तो ये OH आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इससे अमीन ग्रुप से, तो ये बन जाएगा RCONH2, ये क्या बन गया आपका अमाइड। ये आप रिएक्शन देख चुके हो पहले भी। अब ये रिएक्शन मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि ये वाला जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें दोनों पोजीशन पे आप इसको बना सकते हो क्या, C++ONH2 और C++ONH2, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन में मेरे से क्या था कि ये ऑप्शन में था और मैंने टिक कर दिया, जबकि यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं रुकती है और इसके आगे ये कंबाइन हो जाता है और ये थैलीमाइड बनाता है, वही आपका C++ONH, ठीक है, C++ONH, ठीक है। तो ये आपका थैलीमाइड है और यहाँ पे आके एक्चुअली मेरे को क्या दिया था क्वेश्चन में कि अमोनिया के साथ इसको हीट भी किया था, ठीक है। तो आप मेरे को फाइनल प्रोडक्ट ये थैलीमाइड बनाना था, लेकिन ये थैलीमाइड तब बनता है जब आप इसको हीट करो तब,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद ही यहाँ पे थैलीमाइड बनता है। तो ये रिएक्शन मेरे को यहाँ पे बतानी थी। अब इसके बाद मैंने कुछ रिएक्शंस लिए हुए हैं, जैसे कि ये मतलब कि ऐसे रैंडम रिएक्शंस हैं जिससे जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं और कंफ्यूज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, ये एनसीईआरटी का ही है शायद। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है कि ये कंपाउंड है आपका, मतलब जो भी है मॉलिक्यूल है, इसको मैंने HCl से रिएक्ट कराया है। तो इसमें मैंने देखो OH लिया है और CH2OH दोनों लिया है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे CH2OH है, ठीक है, और यहाँ पे OH है, तो देखो होगा क्या कि ये जो क्लोरीन है ये इसको OH को यहाँ से तो सब्सटीट्यूट कर लेगा, ठीक है, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर लेगा और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। लेकिन ये क्लोरीन इस OH को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं कई बार आपको ये बताया हूँ, कई बार मैंने आपको बताया है कि एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देते हैं, लेकिन एराइल हैलाइड आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड तोड़ना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ना उतना आसान नहीं होता है। इसके 4 रीजन दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जो कि आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए, जो कि स्टेटमेंट और असर्शन रीजन में पूछ सकता है। एक रीजन दिया हुआ है कि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जाता है। ठीक है, आपको तो ये पता है ना कि sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो देखें तो sp में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर क्योंकि परसेंटेज S ज़्यादा है, परसेंटेज S यदि ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फिर उससे कम sp2 में, उससे कम sp3 में। ठीक है, तो ये इसके पास क्या है कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को मतलब ये बॉन्ड को ज़्यादा अच्छे से बनाएगा। इसके बाद इसने और क्या दिया है कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्लोरीन डिलोकलाइजेशन में है, तो इस बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसके बाद इसने क्या दिया है कि जब यदि क्लोरीन आप निकालोगे तो ये फेनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि बहुत अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है ना, बहुत अनस्टेबल कैटायन है फेनाइल कैटायन, तो ये बनना नहीं चाहेगा, तो ये बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा। इसके बाद एक रीजन उसने और दिया है एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, वहाँ पे आप जाके देखना। इसके बाद उसने ये भी बताया है कि एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, जबकि वो प्रेफर करते हैं कि रिंग पे, जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो रिंग के इन पोजीशंस पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो ये वाला OH रिप्लेस नहीं होगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यही रहेगा, एक ये वाला OHCl से रिप्लेस नहीं होगा, जबकि यहाँ पे CH2Cl लग जाएगा। उसके बाद मान लो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने HI ऐड किया है, तो HI ऐड करोगे तो जैसे कि डबल बॉन्ड पे ये हेलोजन का एडिशन कैसे होगा, मतलब I माइनस का एडिशन कैसे होगा, तो ये तो आप पढ़े हो, मार्कोनी का रूल यहीं पे आपको मैं बता देता हूँ। देखो एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं, तो डबल बॉन्ड देता है, ट्रिपल बॉन्ड देता है। अब एल्कीन में जितने भी रिएक्शन है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, उसके अलावा ये सारे रिएक्शन जो है ना, सब मतलब कि वही आपके एडिशन रिएक्शंस हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड पे आप एडिशन करा सकते हो, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस हैं, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड है, तो उस क्लाउड पे इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच कर सकता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन आपका कहाँ दिया हुआ है, तो वो उसमें शायद खरास इफेक्ट जो होता है एंटी मार्कऑफ रूल में, वो फ्री रेडिकल से जाता है। इसका मैकेनिज्म मैंने एक बार आपको बताया था काफी आसानी से कि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये सॉल्यूशन में H+ और I- के फॉर्म में होगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये CH3 है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक तरीके से टर्सरी कार्बोकेटाइन बना रहा है। और आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी यहाँ से पता है कि टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है सेकेंडरी से, उससे ज़्यादा स्टेबल है प्राइमरी, उससे कम स्टेबल है प्राइमरी। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो जैसे कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल टर्सरी है, टर्सरी से कम बेंजाइल है, फिर सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी है। तो थोड़े बहुत आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये यहीं पे लगेगा, और इसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, वो यहीं पे आपका क्या I- के I लग जाएगा। अब यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखा, तो ये I- इस पे आके अटैक कर देगा। ठीक है, I- इस पे आके अटैक कर देगा पॉजिटिव चार्ज पे। इसके बाद मैंने ये वाले रिएक्शन ली है, जहाँ पे मैंने एक तरीके के साइक्लोएल्कीन है, ये साइक्लोएल्कीन, इसको मैंने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो ब्रोमीन लाइट या हीट के प्रेजेंस में आपका एलाइलिक हेलोजिनेशन करता है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब इसमें एलाइल पोजीशन कौन सा है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन जो होता है वो एलाइल पोजीशन होता है। ठीक है, तो इस कार्बन पे आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा,
ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है। अब यही रिएक्शन यदि ओपन चेन में आपको लिखा है तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, तो यहाँ पे एलाइल पोजीशन, एलाइल कार्बन कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ पे आके ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यही सारे रिएक्शंस थे, मतलब कि एक तरीके के रिएक्शंस थे जो इधर उधर थे। तो आज वाला ये जो वीडियो है ये लास्ट है। इसके बाद यदि मेरे को और भी रिएक्शन मिले तो मैं करा दूंगा एक आध वीडियो में। ठीक है, अभी मैंने यहीं तक प्रिपेयर किया था सारा चीज़, तो ये लास्ट वीडियो है। और इसके बाद अब आपको मतलब कि यही सब छोटी छोटी चीज़ें देखो, थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ो, है ना, बहुत कैलकुलेटिव चीज़ें मत पढ़ो। और अपनी क्या प्लानिंग होनी चाहिए इस समय, वो वीडियो मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैनल पे अपलोडेड है, देख लो। उसके अलावा आप ये ज़रूर देख लेना कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपके पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मैंने अपने लास्ट वाले अटेम्प्ट में जिस बार मैं सेलेक्ट हुआ उस बार मैंने क्या क्या किया था लास्ट में, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताया है। तो देख लेना कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और एक वीडियो और बाद में आएगी जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको क्या करना है। ठीक है, 4 मई को आपको क्या करना है। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, पढ़ाई है। ठीक है, पढ़ाई है, मोटिवेशन तो मैं ज़्यादा मोटिवेट करता नहीं हूँ, पढ़ाई है, स्ट्रेटजी है। ठीक है, मोटिवेशन वाली भी चीज़ें बताऊंगा आपको। ठीक है, कि मतलब कैसे चीज़ों को हैंडल करना है अपने प्रिपरेटरी फेज में। तो वो सारी चीज़ें अब नीट 25 से कंटिन्यू करेंगे अच्छे से चैनल पे। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो और इसी बार सेलेक्ट हो जाओ। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, और ऐसे ही चीज़ों को पढ़ते रहो, कंडेंस करते रहो, अपने भी तरीके डेवलप करो पढ़ने के नए नए, है ना। चीज़ों को पढ़ो, समराइज करो और याद करते रहो। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।